मम्मी पापा यानी उनके ससुराल वाले और हस्बैंड सबका फोर्स ये आने लगा कि तुम सिंगल चाइल्ड हो, तुम्हारे मम्मी पापा का जितना भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा ही है और आज नहीं तो कल वो होना हमारा ही है। तो तुम एक काम करो, तुम अभी ही अपनी मम्मी पापा से कह करके वो प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दो। ये सुनकर लड़की वहाँ मना करती है। वो कहती है कि जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं मैं ये नहीं कर सकती। मैं उन्हें कह भी नहीं सकती कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दें या फिर मेरे हस्बैंड के नाम करा दें। वो उस टाइम मना कर देती कि वो ससुराल में जाकर अपने सास ससुर को भी वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि उसके लड़की के पापा ने अपना घर तक उसके नाम कर दिया था। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जगह पे व्यस्त होंगे। और बात करें मेरी तो मैं भी बढ़िया हूँ, आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। तो स्वागत है आप सबको मेरे एक न्यू वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसी तरह आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और क्योंकि आज जो मैं चीज़ें शेयर करने वाली हूँ शायद इससे आप सबको बहुत सारी चीज़ का नॉलेज हो, आप सब बहुत सारी चीज़ से रूबरू हो और ख़ासकर पेरेंट्स और बच्चे सब सारे लोग यहाँ देखिए। तो आज मैं जो बताने वाली हूँ दिस इज़ द 100% रियल स्टोरी एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ सिंगल चाइल्ड गर्ल मैरिज story and without further delay let's get started because I don't take your time too much, so let's go। तो बात करें हमारे जीवन में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पढ़ाई होती है एंड द मोस्ट अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मैरिज। या तो टुडे एज यू नो आई एम गोइंग टू शेयर अ मैरिज स्टोरी। तो इसीलिए मैं थोड़ी मैरिज पे थोड़ा बात करती हूँ। हमारे जीवन में शादी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जीवन को बदल देती है। अगर शादी एक कहे तो शादी इज लाइक अ गैम्बलिंग, मतलब शादी एक कहे तो एक जुआ है। अगर आपका अगर किस्मत अच्छा हो, अगर आपकी लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो वो स्वर्ग बन जाता है एंड देन अगर आपका किस्मत ख़राब हो, अगर लाइफ पार्टनर ख़राब हो तो वो नर्क बन जाता है। तो दिस इज़ लाइक अ गैम्बलिंग। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ, आज बताती हूँ। और हाँ, मैं जिनका स्टोरी मैं शेयर करने जा रही हूँ मैं उनका नाम और पता नहीं बताऊँगी क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है। उनकी जो मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा की शादी होती है। शादी होने के बाद 6-7 साल तक उनको कोई बेबी नहीं होता है। वो बहुत परेशान रहते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, जो जहाँ कहता था मन्नतें मांगते थे, पंडित को दिखाते थे। मतलब कहते हैं ना कि सारी चीज़ें जो लोग कहते थे वो सारी चीज़ें वो करते थे। वो इतना परेशान हो गए थे, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें 5 से 6 साल लग गए लेकिन बेबी नहीं हुआ। फिर वो डॉक्टर को दिखाना, मतलब सारी चीज़ें, लेकिन फिर उनको सौभाग्य प्राप्त होता है और उनको एक बेटी होती है। और बेटी होने के बाद वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम जब उनकी बेटी हुई थी ना, वो उस टाइम सारे मोहल्ले वाले को बुला करके और मतलब बहुत शानदार भोज दिए थे। मतलब कहते हैं ना कि इतनी खुशी ज़्यादा थी। और वो लड़की जैसे मान लीजिए बड़ी होती है, उसको अच्छा एजुकेशन भी मिलता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और लाड प्यार तो इतना करते हैं कि मतलब उसको किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने देते थे, किसी भी चीज़ का नहीं। अगर वो कहती थी कि मुझे वो चाहिए तो देन वो हर हाल में वो उसे ला के देते थे और इतना प्यार करते थे उसे कि उसको तो कहते हैं ना कि उसको अपने पलकों पे बैठा के रखते थे। तो उनकी जो स्कूलिंग होती है वो उनके होम टाउन में होती है और उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग उसके बाद जो हाई
एजुकेशन के लिए वो बाहर जाती हैं, बाहर यानी वो जाती हैं मुंबई। और मुंबई जाने के बाद मुंबई में वो अपने ग्रेजुएशन फाइनल की, ग्रेजुएशन के बाद वो पीजी की। पीजी करने के बाद उन्हें जॉब लगी। जॉब भी वो मोस्टली आई थिंक 2-3 साल जॉब भी करी थी। जॉब करने के बाद कहते हैं ना कि बच्चे बड़े हो जाने के बाद माँ बाप कितना दिन तक रुके, तो उनके भी घर में शादी का प्रस्ताव आने लगा। और वो भी कहीं ना कहीं वो मना नहीं की, क्योंकि वो भी अपने मतलब माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। और फिर भी उनके माँ बाप बोले कि बेटा शादी कर लो, क्योंकि टाइम जॉब हो ही गई है और उम्र भी हो रही है, तो शादी कर लो। तो उन्होंने भी मतलब हाँ कहा था, उन्होंने भी कोई मना नहीं करता। उन्होंने बोले ठीक है पापा, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगी। एंड देन उनके पापा एक रिश्ता देखे थे। रिश्ता इन द सेंस वो लोग खुद मुंबई में, जो लड़के वाले थे वो भी मुंबई में रहते हैं, और उनके जितने भी ससुराल वाले थे वो सारे लोग मुंबई में ही रहते थे। और मुंबई में उनका अपना घर और बिजनेस सब कुछ था। तो कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे घर से थे और उनकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा अच्छा था और सुंदर भी था, स्मार्ट भी था। तो वो रिश्ता उनके पापा उनको बताए, तो उनको वो रिश्ता पसंद आ गया और वो बोली कि ठीक है मैं करने के लिए रेडी हूँ शादी। क्राइटेरिया फिर आगे बढ़ती है, वही जो सारे लोगों में होती है, मतलब एक दूसरे को दिखाना। तो वो लड़की भी मुंबई में रहती थी और लड़के के जो फैमिली थे वो भी सारे मुंबई में रहते थे। तो इधर से क्या हुआ कि जो दिखाना था वो मुंबई के ही एक रेस्टोरेंट में हुआ। तो यहाँ से इनके मम्मी पापा मुंबई जाते हैं और मुंबई जाने के बाद वहाँ दिखाने का सिस्टम होता है। दिखाने के सिस्टम में जो लड़की है वो पसंद आ जाती है, क्योंकि लड़की भी खूबसूरत थी, लड़की भी पसंद आ जाती है। और दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों फैमिली को एक दूसरे फैमिली पसंद आया और वहाँ पे रिश्ता फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाने के बाद फिर सब कुछ कहते हैं खुशी खुशी वहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद कुछ दिन, मतलब कुछ टाइम बाद फिर एक अच्छी मुहूर्त दे करके उनकी सगाई करने की बात चलती है। तो यहाँ पे ये दोनों फैमिली अपने में बात करके सगाई की डेट भी फिक्स कर देते हैं। और सगाई करीब ठीक होने के 1 मंथ बाद सगाई हुई उनकी। सगाई कहते हैं ना कि लड़की के पापा सगाई इतने ज़्यादा धूमधाम से करे हुए थे, लाइक शादी तो इतने ज़्यादा धूमधाम से, बहुत ज़्यादा। इकलौती बेटी थी और प्लस में इतनी मन्नतें मांगने के बाद हुई थी। तो वो एक भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़े जिनसे उनकी शिकायत। वो अपने तरफ से सारी चीज़ अपने से बेस्ट करे हुए थे। यहाँ इनकी सगाई भी हो जाती है। सगाई होने के बाद फिर इनमें बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है और लड़की को भी लड़का काफ़ी पसंद था और लड़का को भी लड़की काफ़ी पसंद थी, क्योंकि लड़की भी काफ़ी खूबसूरत थी। उसके बाद लड़की यहाँ जॉब कर ही रही होती है, लड़की अपना जॉब कंटिन्यू रखी होती है। इन लोगों की बात होती है। बातें होने के बाद करीब सगाई के करीब 4 या 5 महीने बाद इनकी शादी की भी डेट आ जाती है। और कहते हैं ना कि शादी के पहले लड़का भी मुंबई में रहता था और लड़की भी मुंबई में, तो मिलना जुलना हमेशा लगा था। और इन लोगों में प्यार इतना ज़्यादा हो गया था कि कहा नहीं जा सकता है। हमेशा मिलना, हमेशा बाहर घूमना, शॉपिंग करना, एनीथिंग। और फिर टाइम आती है शादी की। और जब शादी की टाइम आती है तो शादी में भी कह सकते हैं कि जो पिता अपने बेटी का सगाई शादी जैसा धूमधाम किया, तो सोचो वो शादी में क्या किया होगा। वो शादी इतने अच्छे होटल में की है, लाइक 5 स्टार नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़े बहुत ही नीचे। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए थे। अपनी बेटी की इकलौती बेटी थी और वो भी अच्छे बैकग्राउंड के थे, ऐसा नहीं था। और बहुत ज़्यादा खर्च किए थे, यहाँ तक कि इनफैक्ट उस टाइम मतलब उसके घर में, मतलब कहते हैं ना कि जो लड़की के पापा हैं उस टाइम वो कह सकते हैं कि जितने भी लड़का का परिवारजन था सबके लिए गोल्ड का चैन, मतलब कहते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा किए थे कि देखने वाला कहीं कुछ शिकायत कर ही नहीं सकता था।
कर ही नहीं सकता था। वैसे अगर बात करें शिकायत करने वाले की तो वो तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उनके तरफ से अपना वो ऐसा कोशिश किए थे कि उनके तो कोई ऐसा शिकायत ना करे। वो कहते हैं ना कि जहाँ इतना सा देना होता है वो अपने से इतना दे चुके थे। तो ये सब चीज़ें हुई। शादी धूमधाम से हो जाती है और एक पिता और एक माँ की बेटी, इकलौती बेटी ससुराल चली जाती है। और यहाँ पे तो पिता माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। बेटी ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद सब कुछ सही था, सब लोग बहुत अच्छे थे, सब लोग उसे बहुत मानते थे और बहुत केयर भी करते थे। टाइम धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जॉब की बात करें तो लड़की तब भी जॉब कर रही थी। लेकिन जैसे ही 2-3 मंथ हुआ, 2-3 मंथ होने के बाद उसका जो हस्बैंड था उसको मतलब उसमें एक चेंजेज आने लगे। वो सबसे पहले तो वो बोला कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है, और जबकि ये पता है ये बात ना शादी से पहले डील हो गई थी कि मैं तुम्हें जॉब करवाऊंगा, तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना है। लेकिन अब उसकी डिमांड आने लगी कि तुम्हें जॉब छोड़ना है, अगर तुमको रहना है तो तुम जॉब छोड़ो, मुझे जॉब नहीं कराना है तुम्हें। मतलब वो इतने प्यार से उसको बोलता कि जॉब छोड़ दो, मैं कमा ही रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम बस अच्छे से प्यार से रहो और कुछ नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सब कुछ करूँगा। लड़की मान जाती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भरोसा होता है। कहते हैं ना कि एक बिलीव, एक भरोसा ऐसा वर्ड है और एक ऐसा चीज़ है जो देखने में इतना छोटा है, लेकिन एक इतनी बड़ी चीज़ ये होती है कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो वो भरोसा करती थी उस पर, और वो एक बार में ही कही कि ठीक है मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, अगर आप लोग किसी में खुशी है तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ। और इतना कह के वो उसके बाद जॉब छोड़ देती है अपना। फिर ये अपना लाइफ जीने लगते हैं और सारी चीज़ें सब कुछ मतलब अच्छी चल रही थी। सब कुछ सास ससुर नंद सब लोग अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करीब हाँ, उसके बाद ना इन लोगों का एक बेटा होता है। घर में और ज़्यादा खुशियाँ हो जाती हैं। इधर नाना नानी भी बहुत ज़्यादा खुश, उधर दादा दादी भी बहुत ज़्यादा खुश, मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बेटा होने के बाद, उसके बाद बेटा होने के बाद 4-5 साल बाद फिर एक बेटी हो जाती है। 4-5 साल बाद फिर एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद डबल खुशियाँ हो जाती हैं। लाइफ इनकी स्मूथ चल ही रही होती है कि फिर एक इनके लाइफ में पता नहीं किसका नज़र लग जाता है, क्या हो जाता है कि इनके लाइफ में एक टर्निंग फेज आता है। या फिर हो सकता है कि ये चीज़ें पहले से ही हो और लोगों को ऐसा लगे कि ये चीज़ें अचानक हुई। तो इसमें इनके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट है कि जो हस्बैंड है और हस्बैंड के मम्मी पापा यानी उनके ससुराल वाले और हस्बैंड, सबका फोर्स ये आने लगा कि तुम सिंगल चाइल्ड हो, तुम्हारे मम्मी पापा का जितना भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा ही है, और आज नहीं तो कल वो होना हमारा ही है। तो तुम एक काम करो, तुम अभी ही अपनी मम्मी पापा से कह करके वो प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दो। ये सुन करके लड़की का होश निकल गया। मतलब वो एकदम शॉक्ड रह गई कि ये क्या है। तो 10-11 साल इतना अच्छा, और उसके बाद अचानक इन्हें क्या हो गया कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं। वो उस टाइम उसे कुछ समझ नहीं है। उसे लगा कि शायद हो सकता है कि ऐसी मजाक कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि ये मेरी टांग खींच रहे हैं या जो भी है। वो उसे नेग्लेक्ट करती है और आगे बढ़ती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद यही चीज़ें हुई कि तुम अपने मम्मी पापा से कह के अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो। यानी लड़का कह रहा था कि मेरे नाम करवा दो। लड़की वहाँ मना करती है। वो कहती है कि जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं मैं ये नहीं कर सकती, मैं उन्हें कह भी नहीं सकती कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दें या फिर मेरे हस्बैंड के नाम करा दें। वो उस टाइम मना कर देती है। यहाँ पे हस्बैंड उस टाइम कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, और इसी वजह से इनके बीच जो रिश्ता है वो ख़राब होने लगता है। लड़का जो है वो 2-3 बार ऐसे बोला, लेकिन लड़की हमेशा मना की। हमेशा मना करने के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि लड़का अब कह रहे ना कि अब हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा हो। अब उसके लड़के के हरकतों में इतनी सारी चेंजेज आ गई।
वो बिना बात का लगा लड़की को परेशान करने, उसे मारने लगता। खाना लेके जाती तो कहता कि इसमें नमक कम है, नमक कम करके मारने लगता। यहाँ तक कि मतलब उसके साथ ना एक फिजिकली मेंटली टॉर्चर होने लगा। और लड़का ही नहीं, उसके मम्मी पापा का भी वही हाल हो गया। और धीरे धीरे कह सकते हैं ना कि वो जितने भी उसके ससुराल वाले थे, उसकी नंद भी मतलब उससे उखड़े उखड़े रहने लगे। और उतने उखड़े उखड़े रहने लगे कि मतलब ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि एक अचानक वो सारे चेंज हो गए कि एक राम से रावण कब दिख गया पता ही नहीं चला। लड़की एकदम परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। एक तरफ उसके हस्बैंड और ससुराल वाले थे, दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा थे। उसे कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा था कि मैं मम्मी पापा के जीते जी मैं कैसे मांग सकती हूँ कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के नाम कर दीजिए। वो कहीं ना कहीं वो इस असमंजस में पड़ी थी कि वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों साइड उसके अपने थे और उसको ये भी लग रहा था कि एक प्रॉपर्टी की वजह से मेरे शादी में, मेरे रिश्ते में खटास आ रही है, दूरियां पैदा हो रही है। और इधर बात करें उसके हस्बैंड की, तो उसके हस्बैंड उसको इतना परेशान करने लगा था कि लड़की एकदम डिप्रेशन में रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो पता है, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रह गई कि वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट की, लेकिन भगवान भरोसे वो बच गई। और फिर उसके बाद उसे एकदम समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये लोग का परेशान करना बंद नहीं हुआ। ये इनका कहना अब ये होने लगा कि अगर जब तक तुम अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कराओगी तब तक तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम निकल जाओ। वो हमेशा उसको यही कहने लगे, हमेशा उसके साथ मतलब इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करने लगे कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो फिर एक दिन वो लड़की अपने पापा से फ़ोन करके कहती है कि पापा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ। और मतलब मैं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने फादर से बात कैसे करे। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या बात करना चाहती हैं, आप खुल के बताइए, आप मतलब कुछ सोचिए नहीं। वो लड़की अपने पापा को सारी बात बताती है और उसके पापा बोलते हैं कि बस इतनी सी बात, अरे पागल, वो तो आज नहीं तो कल वो तेरा ही था और क्या हो गया इसमें, इतनी बड़ी क्या बात थी, तू पहले ही बता दी होती, मैं पहले ही कर दिया होता। उन्हें भी लगा कि चलो मेरी एक लौती बेटी है और आपको जैसे पता ही होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसे मानते थे। उन्हें भी यही लगा कि अरे जो मेरा है वो तो है तो मेरी बेटी का ही, और क्या हो गया अगर दामाद भी तो मेरा ही है, दामाद भी तो मेरा बेटा है, क्या हो गया अगर मैं उनको अपना प्रॉपर्टी कर दूं, अगर मेरे प्रॉपर्टी देने से वो लोग का रिश्ता अच्छा हो जाता है तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, मैं अपनी प्रॉपर्टी जब तुम बोलोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम दामाद जी को लेकर के यहाँ आ जाओ, मैं कल ही वकील से बात करके सारी चीज़ें समझ लेता हूँ और उसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। इधर लड़की के पापा अगले दिन ही कचहरी जाते हैं और वहाँ पे वकील से सारा चीज़ समझते हैं और उसके बाद वो लड़की को अगले दिन फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि बेटी अपने हस्बैंड को लेकर के यहाँ आ जाओ और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करना चाहता हूँ। इतना कहते हैं वो लड़की अपने हस्बैंड को बताई और उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा खुश, वो उसी टाइम कह रहा है कि रेडी हो और हम चलते हैं, अभी ही चलते हैं। वो कुछ टाइम बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद फिर सारी क्राइटेरिया होती हैं। उनके जो मतलब फादर हैं, लड़की के जो पापा हैं, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी लड़के के नाम पे कर देते हैं। करने के बाद फिर क्या होता है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, फिर पहले जैसे नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद फिर इनके लाइफ में एक चेंजेस आती हैं। फिर पता नहीं लड़की को क्या हो गया कि वो लड़की की तरफ देखता ही नहीं, तब लड़की की तरफ देखता नहीं, वो फिर उसका वही रवैया हो गया, फिर उसे हमेशा टॉर्चर करना, ये करना। और पता है एक बार ऐसा क्या हुआ, मतलब एक बार लड़ाई ऐसी हुई, लड़ाई करने के दौरान वो लड़की को घर से बाहर निकाल दिया।
लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, और प्लस में यहाँ तक कि वो लड़का इतना बदमाश हो चुका कि वो ससुराल में जाकर अपने सास ससुर को भी वहां से निकाल दिया। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि उसके लड़की के पापा ने अपना घर तक उसके नाम कर दिया था। मतलब एक फुट्टी कौड़ी अपने पास नहीं रखे थे। उसके बाद जो इनका हाल हुआ, मतलब कह सकते हैं ना कि उनका प्रॉपर्टी भी ले लिया और उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। वो लोग दौड़े दौड़े गए कोर्ट, केस किए, और अभी उनका केस चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब मैं यही एक चीज कहूंगी कि देखिए, रिश्ता निभाना है, निभाइए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भरोसा किसी पे मत कीजिए, किसी पे नहीं। क्योंकि यहाँ एक भरोसा ही एक ऐसा चीज है जो उनके मतलब जिंदगी खराब कर दी। यहाँ लड़की भरोसा की कि ये मेरा हस्बैंड ही है, अगर मैं करा भी देती हूँ तो रहेगा तो मेरा ही। यहाँ पे जो लड़की के पापा हैं वो ये भरोसा किए कि जाने तो मैं दे रहा हूँ तो अपनी बेटी के हस्बैंड को ही दे रहा हूँ, वो भी तो हमारा बेटा समान ही है। लेकिन काश वो अपने बेटी के नाम किए होते, लेकिन शायद वो अपनी बेटी के नाम किए होते तो शायद उसका दामाद उस पर भी नहीं मानता। और आज उनका स्थिति देखिए, आज उनका स्थिति देखिए कि उनका क्या हाल हो गया। एक टाइम पे सब कुछ था और आज का टाइम ऐसा है कि उनके पास कुछ नहीं है। ना उनके पास एक फूटी कौड़ी है और ना ही उनकी बेटी का जिंदगी है। और मुझे ना उनका स्टोरी सुन के यही लगता है कि उनके ससुराल वाला जो है ना, वो सिर्फ शादी ही किया था उनके प्रॉपर्टी देख के। उन्हें ये लगा कि लड़की सिंगल है, सारी प्रॉपर्टी तो होगी हमारी ही, और देखिए वो कामयाब भी हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और वो कभी भी ऐसी गलती ना करें। मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं एक दिन आपकी बेटी की होगी, लेकिन आप वो प्रॉपर्टी तब दीजिए जब आप अंतिम समय में हो, पहले बिल्कुल भी मत दीजिए। और देना भी है तो अपनी बेटी के नाम पे दीजिए, दामाद के नाम पे नहीं। ये आप सीख लीजिए बहुत अच्छे से, नहीं तो फिर इनके जैसा आप लोग का हाल कब होगा, कैसे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो भरोसा है ना, भरोसा तो कीजिएगा भी मत, चाहे वो आपका दामाद ही क्यों ना हो। अगर आप लोग को अपना प्रॉपर्टी देना भी है तो आप अपनी बेटी को दीजिएगा, और बेटी को भी मत दीजिए। जब तक आप बूढ़े हैं, जब तक आप लोग का लास्ट समय नहीं आता है, तब तक आप लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी को मत दीजिए, किसी को नहीं। और लड़कियों, आप लोग से भी एक चीज कहूंगी, विनती करती हूँ कि आप इतना भी भरोसा किसी पे मत कीजिए, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो और चाहे वो आपका ससुराल वाला ही क्यों ना हो। आजकल कोई भरोसे लायक नहीं है, कोई नहीं। आजकल ऐसा दौर है कि लोग कब चेंज हो जाते हैं पता भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हर कदम पे सावधानी बरतिए और जो भी चीज कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये लाइफ, ये जिंदगी और जो आज का जो दौर है वो बहुत ज्यादा ही गिरा हुआ है। यहाँ लोग बस फायदे का मतलब देखते हैं और कुछ नहीं। उनका देखिए, उनका मोटिव ही था उसके प्रॉपर्टी से। वो 10 साल उसके सामने बहुत अच्छे से रहे, उसको अपना मतलब उसके सामने अपना ट्रस्ट बिल्डअप किए, और ट्रस्ट बिल्डअप करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएं, और नाम करवाने के बाद जब उनका काम हो गया तो वो सबको निकाल फेंके, सबको। और बात करें बच्चों की, तो बच्चे जो हैं वो एक जो बेटा है, बेटा को वो अपने पास रखे और बेटी को भी निकाल दिए हैं। बेटी जो है अपनी माँ के पास है। उनकी यही कहानी है, और वीडियो को, इस कहानी को सुनाने का बस मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो। जो इनका हाल है वो आपके साथ ना हो, वो आपका हाल कभी ना हो। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक ऐसी ही और स्टोरी से। और
मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्टोरी, बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि ये स्टोरी शेयर करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ये स्टोरी शेयर करने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग हैं जो हैं ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। और जो लोग भी ये स्टोरी देखेंगे या फिर जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं या फिर जो भी ऐसे अभी बच्चे हैं, उन्हें शायद दूसरों की ही कहानी से उन्हें सीख मिलेगी कि दुनिया में ऐसा चल रहा है। अगर इन्हें भी ऐसी कुछ पता होता तो शायद ये ऐसे नहीं करते, और शायद उनका भी मतलब आप उनका स्थिति आप समझ नहीं सकते हैं। वो एक किराए के घर पे हैं, वो भी किराए का घर, पता है, मात्र एक कमरा, मात्र एक कमरे में माँ बाप, बेटी और बेटी की बेटी, 4 जन एक कमरे में रह रहे हैं। हालात देख रहे हैं आप लोग उनके, इतनी ज्यादा बदतर हालात। जो इंसान इतना अच्छा बैकग्राउंड था, जो इंसान अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था, बस उनकी एक गलती उन्हें कहाँ लेके आ गई। तो मेरा बस यही मकसद है कि जो वो गलती की है वो आप लोग मत कीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और सारे लोगों के पास पहुंचाइए, और खासकर उन्हें तो जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, क्योंकि हर एक घर में एक ऐसे इंसान जरूर होते हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग से एक नई वीडियो में और नई मैरिज स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। विदा लेती हूँ।